से ज़बान उखाड़ लूंगा। दिया और तूफान मूवी में गजेंद्र सिंह एक बहुत अमीर ठेकेदार है जो अपने साथी मदन लाल के साथ भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निर्माण सामग्री को काला बाजार में बेचता है, उन्हें घटिया लोगों के लिए बदल देता है। एक सिविल इंजीनियर को जब यह पता चलता है तो उसकी मुलाकात करने के बाद गजेंद्र उसकी हत्या करवा देता है, जबकि डॉक्टर विजय 2 श्रमिकों का इलाज करने में असमर्थ हैं। उन्हें खुद को सूचित करने वाला एक पत्र मिलता है कि उनके दोस्त अमर एक स्वर्ण पदक विजेता इंजीनियर कुटिल ठेकेदारों के प्रतिष्ठापन इंजीनियर है। अमर अपने पूर्ववर्तियों की तरह बहुत ईमानदार है और अपने आकाओं के कहने पर वह नहीं करेगा। अमर को रिश्वत देने के प्रयास के बाद ठेकेदारों को पीटा जाता है और अमर उन्हें बेनकाब करने की धमकी देता है। गजेंद्र का बेटा जोगिंदर एक बदमाश है जो अमर की होने वाली पत्नी आशा पर अपनी नजरें गड़ाए रखता है। अपनी शादी की रात गजेंद्र, मदन लाल और जोगिंदर सभी अमर को चाकू मार देते हैं और आशा को जब पता चलता है तो वह पागल हो जाती है। एक राम मंदिर की एक उन्मादी यात्रा के दौरान वह फिसल जाती है और पत्थर की सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे मस्तिष्क अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके बाद विजय अमर के मस्तिष्क को आशा के शरीर में प्रत्यारोपित करता है और आशा अंततः एक एक करके तीनों को मार देती है। इससे पहले कि वह गजेंद्र को फांसी दे, उसे पुलिस ने गोली मार दी और मरणासन एकांत में दावा किया कि वह अमर के साथ अनंत तक रहेगी। इसमें मिथुन चक्रवर्ती ने अमर का रोल निभाया है और मधु ने आशा का रोल निभाया है। सुरेश ओबेरॉय ने डॉक्टर विजय मेहरा का रोल निभाया है। दिया और तूफान 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्देशन के बपैया ने किया है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, मधु, सुरेश ओबेरॉय, मनीष बहल और कादर खान ने अभिनय किया है। यह फिल्म 1979 की कन्नड़ फिल्म सीतारामू की रीमेक है। इसमें म्यूजिक दिया था पप्पी लहरी ने और सिनेमेटोग्राफी थी ए वेंकाट की। एडिट की गई थी श्याम मुखर्जी और गोविंद बालवाड़ी के द्वारा। एक प्रोडक्शन कंपनी थी BBM कॉम्बिनेस और रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 1995 को। यह मूवी थी 125 मिनट की, इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 3 करोड़ रुपए। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनका जन्म जून 16, 1952 को हुआ था। ये भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया जो कि 1976 में आई थी से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के ही विख्यात स्टार्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में BSc स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग जानते ही हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। बड़ा पुत्र मेमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नामासी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ एक रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी की है और बाद में यह संबंध रद्द हो गया। मिथुन ने 1999 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मर गया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ।
अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों दो अनजाने जो कि 1976 में आई थी तथा फूल खिले हैं कि गुलशन गुलशन जो कि 1977 में आई थी में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइचा के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा जो कि 1989 में आई थी और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्में हम पाँच जो कि 1980 में आई थी और वारदात जो कि 1981 में आई थी, जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी, में प्रमुख भूमिका अदा की थी। अंत में उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई और आज भी यह पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्में मसलन कसम पैदा करने वाले की जो कि 1984 में आई थी और डांस डांस जो कि 1987 में आई थी, ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्में मुझे इंसाफ चाहिए जो कि 1983 में आई थी, प्यार झुकता नहीं जो कि 1985 में आई थी, स्वर्ग से सुंदर जो कि 1986 में आई थी, प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी, में मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया है। इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों में होती है। वांटेड जो कि 1983 में आई थी, बॉक्सर 1984 में आई थी, जागीर 1984 में आई थी, जाल जो कि 1986 में आई थी, वतन के रखवाले 1987 में आई थी, कमांडो, वक्त की आवाज़, गुरु, मुर्जिम और दुश्मन जैसी फिल्मों में उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अमिताभ बच्चन के एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की, जिससे उनकी छवि एक एंग्री मैन की बनी जो समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार से लड़ता है। उनकी यह खासियत बच्चन जैसी ही थी। इसी तरह उन्होंने अपने समय की बॉलीवुड की कुछ बड़ी अभिनेत्रियों जीनत अमान, पद्मिनी कुल्हारे, रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित समेत कईयों के साथ काम किया है। मिथुन को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि समालोचकी की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। मर गया, तहादेदार कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 1990 की फिल्म अग्निपथ में फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी और मुजरिम जो कि 1989 में आई थी, में उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई से ऊटी चले गए और वहां पर उन्होंने अपना होटल व्यवसाय स्थापित किया। सही मायने में वे एक दशक तक वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा से हटाकर कम बजट की बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय करने लगे। ये फिल्में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और बिहार के दर्शकों के लिए बनाई जाती रहीं, जहां मिथुन के प्रशंसक अब भी भरे पड़े हैं। 1994 और 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे। इसके बाद 2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी मुख्य धारा के हिंदी फिल्म उद्योग में हुई, जो सफल नहीं रही। लकी, नो टाइम फॉर लव जो कि 2005 में आई थी, जैसे कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में आने के बाद कल्पना लाजमी की चिंगारी जो कि 2005 में आई थी, में उनके अभिनय को सराहा गया। 2007 में आई मणिरत्नम की हिट फिल्म गुरु के लिए उन्हें समालोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। वापसी के बाद गुरु उनकी व्यावसायिक रूप से सफल होने वाली पहली फिल्म रही। 2008 में मिथुन की 4 फिल्में रिलीज हुई, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, डॉन मुंथु स्वामी, सी कंपनी और हीरोज, जिनमें हीरोज अच्छी चली और डॉन मिथु स्वामी में उनकी कॉमेडी को पसंद किया गया। उनकी ताज़ा तरीन फिल्मों में सुभाष घई की फिल्म युवराज में उन्होंने कैमियो की भूमिका अदा की, जबकि चांदनी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी जोर लगा के हैया ने उनके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनकी आने वाली फिल्मों में जिंदगी तेरे नाम, सलमान खान के साथ वीर, डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म फिर कभी राव, बाबर और कन्नड़ फिल्म मणिक, मिथुन दा की ताज़ा रिलीज सोहम शाह द्वारा निर्देशित संजय दत्त के साथ अभिनीत फिल्म लक ने शुरुआत तो अच्छी की, पर कुल मिलाकर औसत रही, लेकिन अपने बोल्ड विषय के कारण फिल्म चल चले ने समीक्षकों की सराहना प्राप्त हुई। बॉलीवुड करियर के मनांतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बंगला फिल्मों में उतने सफल नहीं रहे। हालांकि उनकी यथावर्दिती या कला फिल्मों को सराहा गया, जहां उनके मंचे हुए अभिनय के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए।
देवश्री राय और अनिल चटर्जी के साथ 1982 में आई उनकी फिल्म तेरी को बड़ी सफलता मिली थी। अग्निपथ मूवी में गांव के बहुचर्चित स्कूल मास्टर यानी दीनानाथ चौहान कांचा चीना, जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, और उसके गिरोह की हीरोइन तस्करी के लिए एक आधार स्थापित करने की योजना का कड़ा विरोध करते हैं। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर राव यानी गोगा कपूर द्वारा एक सेटअप घोटाले में बदनाम होने के बाद दीनानाथ को छेड़छाड़ करने वाले ग्रामीणों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, जो चीना के लाभ के लिए बहुत अधिक है। अपने पिता की हत्या का बदला लेने और अपनी मां सुहासिनी चौहान यानी रोहिणी हटकंडी के साथ बलात्कार के प्रयास का बदला लेने के लिए और अपने पिता के नाम से साफ करने की तीव्र इच्छा के साथ उसके बेटे विजय दीनानाथ चौहान एवं अमिताभ बच्चन ने उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। माँ और बहन शिक्षा यानी नीलम की भाग्य के एक अजीब मोड़ से उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के धुंधले अंडरबेली में उतरने का कारण बनता है। उसे गैंगस्टर हसमुख यानी अरविंद राठौड़, उस्मान भाई ने अवतार गिल और अन्ना शेट्टी यानी दीपक सिरके ने अपने कब्जे में ले लिया। सीढ़ी पर अपने तरीके से काम करते हुए विजय एक अंडरवर्ल्ड किंग पिन के रूप में कुख्यात प्राप्त करता हुआ बड़ा होता है। विजय को पुलिस आयुक्त MS गायतोंडे यानी विक्रम गोखले, जो उसकी आलोचना करते हुए उसके लिए सहानुभूति स्थान का पोषण करते हैं, उनके पूर्व मालिकों द्वारा उनके जीवन पर संभवित हत्या के प्रयास के बाद जब उन्होंने उसके ड्रग तस्करी कार्यों में सहयोग करने से इंकार कर दिया। हालांकि विजय ने गायतोंडे की चिंता को खारिज करते हुए कहा कि वह पहले से ही नियोजित प्रयास से अवगत है और बिना किसी पूर्व आक्रमण या विरोध के इसे अंजाम देने का इरादा रखता है। विजय की कार पर उसके आकाओं ने घात लगाकर हमला किया, जिससे उस पर कई राउंड फायरिंग की और बाद में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसे एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्णन अय्यर MA यानी मिथुन चक्रवर्ती द्वारा खोजा गया, जो उसे अस्पताल ले जाता है और उसकी जान बचाता है। उसका दोस्त बन जाता है और अंततः शिक्षा के अंगरक्षक के रूप में रोजगार पाता है। कमिश्नर गायतोंडे का अनुमान है कि विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या का प्रयास करने के लिए एक जुआ खेला, ताकि अपने अनुयायियों की धारणा में खुद को देवता की स्थिति में ऊंचा किया जा सके। अपने दुश्मनों को कवर करने के लिए चिल्लाते हुए भेज दिया। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्णन विजय को उनके बिस्तर से चुपके से अपने आकाओं के हाथ एक और हत्या के प्रयास से बचाता है। विजय एक एक करके हत्यारों को निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला लेता है। वह हसमुख और उस्मान भाई को मारने से शुरू होता है, जो विजय को क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों को दृढ़ता से स्वीकार करती है और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय रात को खाने के कार्यक्रम के लिए आता है तो उसकी मां उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए उसका पीछा करके घर से भगा देती है। विजय आहत और परेशान मैरी की बाहों में सांत्वना चाहता है और उसके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। तब शिक्षा का अपहरण कर लिया जाता है और अन्ना शेट्टी द्वारा एक झोंके में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है। और कृष्णन द्वारा एक असफल बचाव प्रयास उन दोनों के बीच विवाद के साथ समाप्त होता है। विजय सुनता है और गुस्से में आकर अन्ना को मारने आता है। अन्ना की बेरहमी से पिटाई करने के बाद विजय ने उसे तलवार से काट दिया। कृष्णन और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ उन दोनों के बीच बढ़ती घनिष्ठता का कारण बनती है और वे एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। विजय नाराज है और अपनी मां के साथ संबंधों के खिलाफ जोरदार विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार करती है और कृष्णन को अपना अच्छा बेटा मानती है तो उसे फिर से फटकार लगाई जाती है। इन मामूली से संबंध और गहराई से आहत विजय मैरी में सांत्वना चाहता है और बाद में उसे शादी करता है और अपनी मां का पक्ष पाने के लिए सही तरीके से चीजों को करने का संकल्प करता है। कांचा चीना के साथ अपने पुराने गांव में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक सौदा काटने के बाद विजय कई राजनीतियों को गति देता है, जो चीना के अपराधियों कार्यों को काम करता है और उसे गांव का कानूनी स्वामित्व हासिल करता है। वह कांचस के गुर्गे गोरा यानी बाप क्रिस्टो को मारता है, जिसे पूर्व आयुक्त गायतोंडे की हत्या के लिए भेजा जाता है। जिस तरह उसके पिता की हत्या की गई थी उसी तरह वह बदनाम और ग्रामीणों के हाथ दिनकर राव की हत्या करवा देता है।
विजय ने चीना को दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान के बारे में सूचित किया। चीना की लैला यानी अर्चना परन सिंह को अदालत में कांचा के खिलाफ गवाही देने की व्यवस्था करके उसे जेल में डाल दिया। लैला खुद को बेस्से की बेटी शांति के रूप में प्रकट करती है, जिससे उसे बदनाम करने के लिए मास्टर दीनानाथ को स्थापित करने में मदद की और वह कांचा को वापस पाने के लिए विजय का तुरुफ का पत्ता रही। विजय के लिए आखिरी तिनका है और अपने आपराधिक तरीकों पर लौटने और उन्हें बचाने के लिए आग की राह पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। एक हिंसक और खूनी संघर्ष होता है क्योंकि चीना हर इमारत पर बमबारी करता है और विजय द्वारा मारे जाने से पहले पूरे गांव को ध्वस्त कर देता है, जो उसे भीषण आग में फेंक देता है और उसे जिंदा जला देता है। हालांकि विजय कांचा द्वारा उन पर लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण दम तोड़ देता है। अपने परिवार के पुराने घर की जगह पर अपनी मां की गोद में मरते हुए विजय अपने चुने हुए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में अग्निपथ आग का मार्ग यानी अपने पिता की कविता को एक अच्छे लड़के के रूप में सिखाया गया था, अपने परिवार के लिए न्याय पाने के लिए चला गया और जोर देकर कहा कि वह अपराधी नहीं है। उसकी मां कृष्णन शिक्षा और मरियम के साथ उसके शरीर पर रोती है, अंत में से क्षमा कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। जीनियस दो प्रतिभाशाली दिमाग की कहानी है। एक युवा और बुद्धिमान रहा एजेंट उत्कर्ष शर्मा अपने प्यार यानी इश्ता चौहान के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता रहा है। उसकी शांति तब भंग हो जाती है जब राह में एक चालाक जीनियस यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ खड़ा होता है। इन दोनों के संघर्ष से रोमांच और एक्शन की चिंगारियां निकलती हैं, साथ में संगीत और रोमांस भी है। दिल की लड़ाई दिमाग से को जीनियस में दर्शाया गया है। जीनियस एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की पहली भूमिका के रूप में चिन्हित करता है। उन्होंने शर्मा की 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में सहायक भूमिका में थे। इसमें संगीत दिया हिमेश रेशमिया और मोंटी शर्मा ने। यह मूवी है 165 मिनट की। इसकी लागत थी 22 करोड़ रुपए और इसका कुल कारोबार 4.32 करोड़ यानी 4.32 करोड़ रुपए हुआ था, जो कि सुपर फ्लॉप फिल्म मानी जाती है। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। वसुदेव शास्त्री यानी उत्कर्ष शर्मा IIT में आने वाले एक टॉपर अभी तक आकर्षित व्यक्ति हैं, जहां दूसरी रैंक का नंदिनी यानी इश्ता चौहान उसके जीवन को नरक बनाने का फैसला करती है। लेकिन वासु होशियार है और उसके प्यार में है। कैंपस के आसपास के अनुकूल जीनियस होने के अलावा उन्हें रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ काम करने का एक अंशकालिक काम भी मिलता है, जहां उसकी हैकिंग प्रतिभाएं व्यापक हैं। जब उसके माता पिता सांप्रदायिक दंगों में मारे गए तो वासु अनाथ हो गया था। वह एक पुजारी द्वारा पाला गया जिसने उसे मथुरा में एक मंदिर परिसर में उठाया था। जीवन सकारात्मक वासु वह है जिसे हम फ्लैशबैक में देखते हैं। वर्तमान में वासु सभी काले कपड़े पहनते हैं, एक चलने वाली छड़ी का उपयोग करते हैं और तीव्र टिंटस से पीड़ित होते हैं। यह परेशान क्षतिग्रस्त वासु है जो एक उच्च स्तरीय मिशन के दौरान कई बुलेट घावों से बच गया। विशेष एजेंट वासु ने TOWSI नामक रा के एक डिवीजन का प्रमुख है जो सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 पर नजर रख रहा था। बस MRS यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के रूप में जाना जाता है। MRS में जयशंकर प्रसाद यानी मिथुन चक्रवर्ती का अपमान करने की महत्वाकांक्षा थी और इस तरह वह चाहता था कि वह उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारे। हालांकि अंत में MRS उसके वृंदावन मंदिर विस्फोट में विफल रहता है और अंत में वसु MRS को नदी में डुबोकर मार देता है। अगर बात करें रिसेप्शन की तो फिल्म को आमतौर पर खराब समीक्षा मिली थी। विशेष रूप से भ्रामक कथा और अभिनय के मानक की समीक्षा महत्वपूर्ण थी। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 1/5 स्टार देते हुए कहा कि पूरी तरह से जीनियस एक बेहद गरीब संवेदनशील किराया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को 2/5 स्टार देते हुए समान रूप से आलोचना की थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे निरर्थक महसूस करते हुए एक 0 रेटिंग दी है। अगर बात करें साउंड ट्रैक की तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने बनाया है और मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है, जबकि बोल मनोज मुंतशिर कुमार और शब्बीर अहमद द्वारा लिखे गए हैं। अरिजीत सिंह द्वारा गाया फिल्म का पहला गाना तेरा फितूर 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था। यह एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। फिल्म का हीरो वसुदेव शास्त्री यानी उत्कर्ष शर्मा कभी कॉलेज का सबसे बेवकूफ़ लड़का बन जाता है तो कभी एक हैंडसम और चार्मिंग हीरो जिस पर सभी फिदा हैं।
वासुदेव जितनी सरलता से मंत्रोच्चारण करता है उतनी ही सरलता से गोलियां भी दागता है। तेज रफ्तार से बढ़ते सिपाहियों के दल का वह लंगड़ाते हुए साइकिल से पीछा कर लेता है, यहाँ तक कि कई लोगों की जान बचाने के लिए वह रूबिक क्यूब को मिनटों में सुलझा देता है। कहने का मतलब है कि इस फिल्म का हीरो हर काम बड़ी आसानी से और चुटकियों में कर देता है। इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे हैं और अनिल शर्मा ने भी अपने बेटे के नाजुक कंधों पर ढेर सारा भार डाल दिया है। फिल्म में उसे सबको गच्चा देते हुए हीरो बनकर उभरना है, यहाँ तक कि विलन बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी लड़कर जीतना है। फिल्म की स्क्रिप्ट बेहद कमजोर है, लेकिन न्यू कुमार होने के बाद भी उत्कर्ष शर्मा कुछ हद तक अपना चारम बिखरने में कामयाब हुए हैं। एक धमाकेदार फिल्म बनाने के चक्कर में इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके डाल दिया गया है कि उनमें से आधी चीज़ें अपना असर भी नहीं दिखा पाते। कॉलेज कैप्शन का रोमांस देखने में अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस रोमांस की आत्मा ही निकल गई हो। इस फिल्म के जरिए इश्ता चौहान ने भी डेब्यू किया है और वह फिल्म में महज ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं। एक्सप्रेशन तो नाम मात्र ही दिखते हैं। एक सीक्रेट मिशन के इर्द गिर्द फिल्म है और पूरा प्लॉट देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत दिखता है। रॉ एजेंट की टीम ऐसी है कि जब कोई मुसीबत सामने आती है तो उसमें वह बच्चों की तरह रिएक्ट करती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रोल में मिथुन चक्रवर्ती जच्चे हैं। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की धमाकेदार एंट्री है, लेकिन जीनियस के तौर पर उनके एक्ट कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ता। फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुछ बेहतरीन गाने हैं जिन्हें खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है और उनका म्यूजिक भी अच्छा है, लेकिन दूसरे हाफ की बात ना ही की जाए तो अच्छा है। कुल मिलाकर जीनियस कुछ खास नहीं है, ना तो डायलॉग और ना ही कहानी। अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी जीनियस एज ऑफ फिल्म थोड़ी बिखरी हुई लगती है। एक तरफ ये आपको स्पून फीडिंग कराती है तो दूसरी ही तरह बिखरे हुए फिल्म को समेटने सुलझाने का काम आपके जिम में छोड़ कर जाती है। इसलिए पूरे 3 घंटे की फिल्म धीरे रफ्तार में आगे बढ़ती है और जहां जाना है वहां पहुंचकर भी आपको कोई बहुत संतुष्टि वाली फीलिंग नहीं देती है। ये एक्शन ड्रामा फिल्म थ्रिलर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन थिएटर में थ्रिलर नहीं पैदा कर पाती। आप पूरे 3 घंटे बैठते हैं और थक कर बाहर निकलते हैं। गाने फिल्म की जान है और तकरीबन सारे ही गाने सुंदर हैं। एकदम बढ़िया फील वाले फिल्म में म्यूजिक हिमेश रेशमिया का है। जीनियस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसके किरदारों की कहानी जीनियस बनने के बाद शुरू होती है। इसके जीनियस होने का मतलब भी बहुत बाबूजी टाइप लगता है। ऐसे कुछ समाज सेवा टाइप फिल्म बहुत लाउड है। अपने डायलॉग्स वाले एरिया में फिल्म कॉलेज वाले हिस्से में उत्कर्ष का इंट्रो एक अलग गेटअप में होता है। इसके बाद जब उसका असली चेहरा दिखता है तो एक लड़की कहती है ये कितना हॉट है। ये वो बात है जो फिल्म देखने वाला खुद समझ ले, वो बातें ही कहकर समझाई गई हैं। जो आदमी खुद समझ ले ये बहुत बार होता है। आजकल फिल्मों में देशभक्ति एक ऐसा मसाला है जो माहौलानुसार दिखावे वाला देश प्रेम पालने वाले के वर्ड ऑफ माउथ से खूब बिकती है। मनोज कुमार ने शुरू किया, अक्षय कुमार आगे बढ़ा रहे हैं, जॉन अब्राहम ट्रायल फेज में है और उत्कृष्ट नई एंट्री। जीनियस में भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। एक जगह तो अनिल शर्मा खुद को ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिल्म के एक सीन में नवाज उत्कर्ष से कहते हैं कि उन्हें भारत का झंडा फाड़ना होगा, नहीं तो वो उनकी साथी लड़कियों के कपड़े फाड़ देंगे। अब हीरो कंफ्यूज, लेकिन डायरेक्टर क्लियर थे कि कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, इसलिए उस सीन को बड़े ही आराम से डैश कर जाते। बहरहाल जब जोड़ घटाकर मसाला यहाँ तक पहुँचता है कि जीनियस एक मीडियाकर फिल्म है जो एक दिशा पकड़कर चलने की बजाय 2-3 नावों पर पैर रखती है, जिसमें उसकी निक्कर फट जाती है। अगर बहुत मन हो तो देखे, ज्यादा उम्मीद लेकर नहीं जाएं। दिनेश दो प्रतिभाशाली दिमाग की कहानी है। एक युवा और बुद्धिमान रॉ एजेंट उत्कर्ष शर्मा अपने प्यार यानी इश्ता चौहान के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता रहा है। उसकी शांति तब भंग हो जाती है जब राह में एक चालाक जीनियस यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ खड़ा होता है। इन दोनों के संघर्ष से रोमांच और एक्शन की चिंगारियां निकलती हैं, साथ में संगीत और रोमांस भी है। दिल की लड़ाई दिमाग से को जीनियस में दर्शाया गया है। जीनियस एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित है। यह उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की पहली भूमिका के रूप में चिन्हित करता है। उन्होंने शर्मा की 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में सहायक भूमिका में थे।
ये मूवी है 165 मिनट की। इसकी लागत थी 22 करोड़ रुपए और इसका कुल कारोबार 4.32 करोड़ यानी 4.32 करोड़ रुपए हुआ था, जो कि सुपर फ्लॉप फिल्म मानी जाती है। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। वसुदेव शास्त्री यानी उत्कर्ष शर्मा ITI 1990 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ, जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 10वें स्थान पर रही थी। फिर भी फ्लॉप ही मानी गई। कारण था इसका भारी भरकम बजट। मुकुल आनंद द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गैंगस्टर का रोल किया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ से लिया गया था और फिल्म में इस कविता की कुछ लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया था। इसका डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था, जिसे देखो वही विजय दीनानाथ चौहान की रट लगाए हुए था। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के गालों में रुई भर दी जाती थी ताकि वे चिपके हुए न लगे और आवाज भी थोड़ी अलग निकले। ऐसा है कुछ मार्लन ब्रांडो के साथ भी किया गया था। जब वे हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की शूटिंग कर रहे थे, गॉडफादर में तो ये तकरीबन काम कर गई, पर अमिताभ को लोगों ने इस फिल्म में कुछ खास पसंद नहीं किया था। फिल्म के एक सीन में अमिताभ के किरदार को मां द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद दुखी विजय को फिल्म की हीरोइन माधुरी के साथ बेड सीन करना था और अमिताभ उस सीन को करने में सहज नहीं थे। इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद से बात की और उस सीन को फिल्म से निकाल दिया गया। वैसे तो टीनू आनंद और अमिताभ एक ही उम्र के हैं, मगर इस फिल्म में टीनू का किरदार अमिताभ के बड़े उम्र का है और उसे वैसा ही दिखाने के लिए टीनू को अपना सर मुड़ाना पड़ा। वैसे तो एक्टर डायरेक्टर के तौर पर दोनों ने शहंशाह मैं आज़ाद हूँ और कालिया में साथ काम किया था, पर साथ में एक्टिंग करने का मौका दोनों को पहली बार अग्निपथ में मिला था। इस फिल्म में विलन के नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, पर कोई सही नाम सोच नहीं रहा था। ऐसे में फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे डैनी ने कई नाम सुझाए, जिसमें से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल को काचा चीना नाम बेहद पसंद आया और उसे फाइल कर दिया गया। फिल्म में कृष्णन अय्यर का किरदार मिथुन की असल जिंदगी के एक मित्र से प्रेरित था, जो कभी मिथुन का रूममेट हुआ करता था। ये बात उन दिनों की है जब मिथुन इतने बड़े स्टार नहीं थे और किराए के कमरे में रहते थे। उसी रूम में एक और लड़का रहता था जिसका नाम देवियो था। वो कमरे के किराए में 150 रुपये और मिथुन 75 रुपये दिया करते थे। उस रूम में एक ही बिस्तर था जिस पर देवियो सोया करता था और मिथुन जमीन पर सोते थे। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ और डैनी ने साथ में काम किया था। हालांकि दोनों के साथ काम करने का ऑफर शोले और कुली में भी मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। दोनों ने अपने करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था, लेकिन उन्हें साथ काम करने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि डैनी और मुकुल पहले भी कानून क्या करेगा और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। दीपक सिर के अवतार गिल, डैनी सबने फिल्म में अमिताभ के बड़े उम्र का किरदार अदा किया है। हालांकि असल जिंदगी में सारे हम उम्र हैं या अमिताभ से छोटे हैं। फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाले अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी खुद अमिताभ से उम्र में काफ़ी छोटी हैं। फिल्म में आलोक नाथ द्वारा निभाया गया मास्टर दीनानाथ का किरदार 1972 में आई फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू के निभाए गए किरदार मास्टर श्रीधर पंत से प्रेरित था। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले इसी फिल्म के लिए तैयार किया गया था, मगर डायरेक्टर को लगा कि ये गाना विजय के किरदार पर शूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाने को फिल्म में फिट कर दिया। बाद में उस गाने को अमिताभ के भले ही फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में कई हॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ग्लेन फ्रे का गाना न्यू बिलोंग टू द सिटी को क्रिएट करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मोरी कोटो का गाना ये के को भी उस सीन में इस्तेमाल किया गया है जहां अमिताभ का किरदार डैनी के किरदार से मिलता है। अग्निपथ 1990 का रीमेक सही समय पर रिलीज हुआ है। इस समय दर्शकों की रुचि में बदलाव आया है। 80 और 90 के दशक में जिस तरह की फिल्में बनती थी वैसी फिल्में पसंद की जा रही हैं। सिंघम, दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड इसका सबूत है। इन्हें हम ठेठ देसी फिल्म कह सकते हैं। सीधे हीरो और विलन की लड़ाई इनमें होती है। पहली रील में पता चल जाता है कि हीरो का टारगेट है बदला लेना। यह भी पता रहता है कि वह इसमें कामयाब होगा। दिलचस्पी सिर्फ इसमें होती है कि कैसे। मुकुल एस आनंद निर्देशित फिल्म अग्निपथ 1990 फ्लॉप रही थी। अमिताभ बच्चन ने आवाज बदलकर संवाद डब किए थे, जो दर्शकों की समझ में नहीं आए और इसे फिल्म के पिटने का मुख्य कारण माना गया। किसी फ्लॉप फिल्म का रीमेक बनाना बिरला उदाहरण है।
दरअसल अमिताभ वाली अग्निपथ को बाद में टीवी पर देख दर्शकों ने काफी सराहा। करण जौहर को लगा कि उनके पिता एस जौहर की फिल्म के साथ दर्शकों ने ठीक इंसाफ नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक बार और इस फिल्म को बनाया ताकि इसकी सफलता के जरिए वे साबित कर सके कि उनके पिता द्वारा बनाई गई फिल्म उम्दा थी। अग्निपथ 2012 एक बदले की कहानी है, इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिल्म की मूल कहानी 1990 में रिलीज हुई फिल्म जैसी ही है। मांडवा में रहने वाला बालक विजय दीनानाथ चौहान यानी मास्टर अरेश भिवंडीवाला की आंखों के सामने उसके सिद्धार्थवंती पिता यानी चेतन पंडित को कांचा चीना यानी संजय दत्त बरगद के पेड़ से लटका कर मार डालता है, क्योंकि कांचा के बुरे इरादों की राह में मास्टर रुकावट थे। विजय अपनी माँ यानी जरीना साहब के साथ मुंबई जा पहुंचता है, जहां उसकी माँ एक बेटी को जन्म देती है। विजय का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से पिता की मौत का बदला लेना। वह गैंगस्टर राउफ लाला यानी ऋषि कपूर की शरण लेता है। अब विजय यानी ऋतिक रोशन बड़ा हो चुका है, अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। राउफ लाला के जरिए वह कांचा तक जा पहुंचता है और किस तरीके से बदला लेता है यह फिल्म का सार है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ड्रामेटिक है, हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बारिश, आग, त्योहार के बैकड्रॉप में कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ये चीजें अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि कहानी लार्जर देन लाइफ है और ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। बाल विजय और उसके पिता वाले हिस्से को लंबा फुटेज दिया गया है और यह हिस्सा बेहद ड्रामेटिक है। यहाँ पर दोनों लेखकों ने विजय के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से दर्शक के दिलों और दिमाग में बैठा दिया है। इंटरवल के पहले वाला हिस्सा बेहद मजबूत है। इंटरवल के बाद फिल्म की गति सुस्त होती है, कुछ गाने और दृश्य रिकॉर्ड पैदा करते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। क्लाइमैक्स में फिर एक बार फिल्म गति पकड़ती है, हालांकि क्लाइमैक्स थोड़ा जल्दबाजी में निपटाया गया है। फिल्म की खासियत है कि इसके कैरेक्टर विजय चौहान, कांचा चीना, राउफ लाला, एकनाथ गायतोंडे, शिक्षा, शांताराम, सूर्या को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि फिल्म मनोरंजक लगती है। खास तौर पर राउफ लाला का किरदार जब तक फिल्म में रहता है, फिल्म का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने मूल अग्निपथ से जो बदलाव किए हैं वो खरते नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती वाला किरदार याद नहीं आता। ऋषि कपूर वाला किरदार जो उन्होंने जोड़ा है वो बेहतरीन है। कांचा चीना का जो खैब उन्होंने शुरुआती रील में पैदा किया है वो जबरदस्त है। फिल्म को निर्देशक ने देसी क्लेवर, सुर्ख रंगों, तेज धूप, गणेश उत्सव और दही हांडी से चढ़ाया है, पर फिल्म के संवादों पर मेहनत नहीं की गई है। मूल अग्निपथ में अमिताभ द्वारा बोले गए संवाद फिल्म की जान थे। बार बार अमिताभ अपना परिचय फिल्म में देते थे जो इसमें मिसिंग है। उसका शूट भी याद आता है। ऋतिक और प्रियंका का रोमांस वाला हिस्सा अधूरे मन से रखा गया है। कांचा और विजय के आमने सामने वाले दृश्य ज्यादा होने थे। 1990 में मुंबई के निकट मांडवा पर कांचा का राज करने वाली बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है। एक गाने में पृष्ठभूमि के बाल विजय, उसकी बहन और काली का फ्लेक्स बोर्ड नजर आता है। उस दौर में फ्लेक्स आ चुका था, इस पर संदेह है। अग्निपथ 1990 में अमिताभ बच्चन का अभिनय फिल्म पर भारी था। कुर्सी पर बैठने का उनका अपना अंदाज था। उन्होंने अपने किरदार को तीव्रता के साथ पेश किया था। अमिताभ से ऋतिक की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऋतिक के यह बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। उन्हें कम संवाद दिए गए हैं और उनकी आंखों से बदले की आग की आंच को महसूस किया जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। उनके दृश्य कमजोर हैं और उन्हें ज्यादा करने को कुछ नहीं था। संजय दत्त का स्टाइल सिंगल स्क्रीन दर्शकों को बेहद अच्छा लगेगा। उनकी शुद्ध हिंदी, गीता और महाभारत का उल्लेख उनके किरदार को दिलचस्प बनाता है। कांचा चीना के रूप में संजू बाबा बेहद जमे हैं और उन्हें इसी तरह अपनी उम्र के मुताबिक रोल करने चाहिए। ऋषि कपूर ने विलन के रूप में जो तेवर दिखाए वो लाजवाब है। उनका कसाईपन उनके अभिनय में झलकता है। आरिस भिवंडी वाला, ओमपुरी, चेतन पंडित, कनका तिवारी सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म का संगीत अच्छा है। देवाश्री गणेशा गुनगुना अभी मुझ में कहीं सुनने लायक हैं। चिकनी चमेली के लिए सिचुएशन अच्छी बनाई गई है और इस पर कैटरीना का बेहतरीन डांस है। किरण देवहंस और रवि के चंद्रा की सिनेमेटोग्राफी द्वारा हम लोकेशंस को फील कर सकते हैं। फिल्म का एक्शन रॉ और खून खराबे से भरा है। अग्निपथ के जरिए उस दौर को याद किया गया है जब बाप का बदला रोती हुई विधवा माँ बहन की इज्जत, खौफनाक विलेन और शक्तिशाली हीरो के इर्द गिर्द कहानी घूमती थी। अग्निपथ 2012 में कोई मेहमान फिल्म नहीं है, लेकिन उस दौर के हाई वोल्टेज रिवेंज ड्रामा को अच्छे से पेश किया है, इसलिए एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। ओह माय गॉड मूवी की कहानी शुरू होती है कांजी मेहता यानी परेश रावल से, जो कि खुद नास्तिक है। वह भगवान की मूर्तियों को प्राचीन काल के बताकर ज्यादा कमाई करने के लिए बेचता है। कांजी भाई बाजार के चौराहे पर पक्षियों को दाना खरीद कर डालना नहीं भूलता, लेकिन वह भगवान को नहीं मानता है।
एक दिन शहर में भूकंप का हल्का सा झटका आता है और पूरे शहर में जान माल का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इस भूकंप में कांजी भाई की दुकान तबाह हो जाती है। कांजी भाई ने अपनी दुकान का बीमा करवाया हुआ है। कांजी मेहता को उस वक्त झटका लगता है जब बीमा कंपनी भूकंप इंसान द्वारा नहीं बल्कि भगवान द्वारा आया है कहकर उसका दावा खारिज कर देते हैं और उसे उसका पैसा नहीं देते हैं। परिवार के विरोध के बावजूद कांजी भाई अदालत में भगवान के खिलाफ मामला दर्ज करवा देते हैं। कांजी भाई का केस लेने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं होता है और वह अपने केस की पैरवी खुद करता है। कोर्ट के सामने जबरदस्त दलीलों के दम पर अदालत में अपनी दुकान की तबाही के लिए भगवान को जिम्मेदार बताते हुए सभी धार्मिक गुरुओं को कानूनी नोटिस भेजता है। कांजी भाई की जबरदस्त बहस और दलीलों के आधार पर अदालत उसे भगवान के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देती है। कट्टरपंथी धार्मिक संगठन और धार्मिक गुरु कांजी भाई के खिलाफ मोर्चा खेलते हैं। अदालत के गेट के बाहर सैकड़ों की भीड़ कांजी भाई को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी एक चमत्कार से कांजी भाई खुद को बाइक पर बैठा पाता है। हवा से बातें करती अजीबोगरीब बाइक चलाकर उसे भीड़ में से चलाने वाला शख्स खुद को गोकुल का कृष्ण वासुदेव यादव यानी अक्षय कुमार बताता है। एक्टिंग। पूरी फिल्म कांजी भाई और कृष्ण वसुदेव यानी परेश रावल और अक्षय कुमार पर टिकी है। कांजी भाई के किरदार को परेश रावल ने बेहतरीन ढंग से निभाया है। अदालत में कांजी भाई की धर्म गुरुओं से बहस के सीन अच्छे हैं। भगवान यानी कृष्ण वसुदेव से कांजी भाई के तर्क के सीन दर्शकों की हर क्लास को बांधते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा नामदेव, महेश मांजरेकर प्रभावित करते हैं। थैंक यू के बाद अक्षय कुमार एक बार फिर इस फिल्म में बांसुरी बजाते नजर आए थे। उनके चेहरे की मासूमियत और उनमें छिपी कुटिलता देखने लायक है। डायरेक्शन। किसी स्क्रिप्ट, बेहतरीन अदाकारी और धार्मिक रूढ़िवादी और मान्यताओं पर प्रहार करते डायलॉग के दम पर उमेश शुक्ला शुरुआत के आखिर तक दर्शकों को बांधने में कामयाब रहे। संगीत। सोनाक्षी प्रभुदेवा पर फिल्माया गया गो गो गोविंदा गाना कई म्यूजिक चार्ट पर था। कैलाश खेर के गाए मेरे निशा गीत का फिल्मांकन अच्छा है। क्यों देखे। अच्छा मैसेज धर्म के उन ठेकेदारों पर कटाक्ष जो अपनी धर्म की दुकान चलाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। परेश रावल का गजब अभिनय, अक्षय का अलग अंदाज कुछ ऐसा है कि आप पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को बेहिचक देख सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना और नाराजगी का दौर चलता रहता है। कभी कभार यह नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान ही अपने ईश के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लेकिन जरा सोचिए, कोई भगवान को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दे और उसे दुनिया के सामने अपने होने का सबूत पेश करने के लिए कहे तो इसे आप क्या कहेंगे। रिलीज हुई फिल्म ओ माय गॉड में भी स्वभाव से नास्तिक कांजी भाई ने कुछ ऐसा ही किया है। भगवान के कुछ कारनामों से नाराज कांजी भाई यानी परेश रावल ने स्वयं भगवान को चुनौती दे डाली। चलिए जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी और कितनी पसंद आ सकती है दर्शकों को। स्वभाव से नास्तिक कांजी मेहता यानी परेश रावल सस्ते दामों पर भगवान की मूर्तियां खरीदकर उन्हें वर्षों पुराना बताकर बेच देता है और भगवान के भक्त बहुत आसानी से उसे उसके झांसे में आ जाते हैं। एक दिन भूकंप आता है और पूरे शहर में बस उसकी ही दुकान तबाह हो जाती है। कांजी ने अपनी दुकान का बीमा करवाया हुआ था, लेकिन बीमा कंपनी इसे एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान द्वारा किया गया कार्य बताकर उसे बीमा देने से मना कर देती है। गुस्साया कांजी बीमा कंपनी पर केस कर देता है और देखते ही देखते यह केस इंसान और भगवान के अस्तित्व पर आकर खड़ा हो जाता है। विभिन्न धर्मों के लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उसे मारने के लिए तैयार हैं। ऐसे में उसकी जान बचाते हैं स्वयं कृष्णा, लेकिन उसका केस तब उलझ जाता है जब उसे भगवान के अस्तित्व को साबित करने के लिए कहा जाता है। फिल्म का फर्स्ट पार्ट बहुत दिलचस्प है। हास्य और व्यंग के बल पर निर्देशक दर्शकों को फिल्म के साथ जोड़े रखने में पूरी तरह सफल हुए हैं और व्यंग और हास्य फिल्म को मजेदार बनाए रखता है। फिल्म में होने वाले घटनाक्रम दर्शकों का ध्यान बांटने तक नहीं देते। अदाकारी। परेश रावल और कृष्ण भगवान के रूप में अक्षय कुमार दोनों ने ही प्रभावित किया है। मुख्य भूमिकाओं के अलावा फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, महेश मांजरेकर और ओमपुरी भी हैं। इन सभी की एक्टिंग बहुत मजबूत है। अगर आप अक्षय कुमार और परेश रावल की कॉमेडी को पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। फिल्म में ईश्वर और इंसान के बीच संबंध को भी दर्शाया गया है, जो ओ माय गॉड फिल्म देखने का एक और कारण है। ओ माय गॉड मूवी में कांजी मेहता की एक दुकान है जिसमें वे भगवान की मूर्तियां, लॉकेट, फोटो आदि बेचते हैं। पुरानी मूर्ति सस्ते दामों में खरीदते हैं और उन्हें वर्षों पुराने बताकर एक का माल 10 गुना में बेचते हैं। भगवान के अंधभक्त झांसे में आ जाते हैं। मजेदार बात यह है कि कांजी मेहता नास्तिक है, भगवान को वो मानते ही नहीं हैं।
एक दिन भूकंप आता है और पूरे शहर में सिर्फ कांजी की दुकान तबाह होती है। इसको लेकर लोग काफ़ी आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कांजी भाई ने बीमा करवाया होता है अपनी दुकान का। जब वे क्लेम लेने जाते हैं तो एक्ट ऑफ गॉड के तहत बीमा कंपनी उनका दावा ठुकरा देती है। कंपनी के मुताबिक भूकंप मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि भगवान द्वारा आया है। गुस्साया कांजी भगवान के खिलाफ अदालत में जाता है और अपना हर्जाना मांगता है। कांजी विभिन्न धर्मों के प्रमुख को कानूनी नोटिस भेजता है जिससे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। अदालत कांजी की भगवान के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात मान लेती है। कांजी अपनी पैरवी खुद करता है। अदालत में जैसे ही कांजी बाहर निकलता है वैसे ही लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। कांजी भागता है लेकिन भीड़ उसके नज़दीक पहुंच जाती है। अचानक एक व्यक्ति चमत्कारी तरीके से बाइक पर आता है और कांजी को बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। वह अपने आप को भगवान बताते हुए अपना नाम कृष्णा वसुदेव यादव बताता है। कांजी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। दूसरी सुनवाई में कांजी शानदार जिरह करता है लेकिन तब वह फंस जाता है जब उसे साबित करने के लिए कहा जाता है कि भगवान का अस्तित्व है। आखिर कोई ये कैसे साबित कर सकता है? कांजी केस जीतता है या उसकी हार होती है, जानने के लिए अगर ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओ माई गॉड 2012 की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह गुजराती मंच नाटक कांजी विरुद्ध कांजी पर आधारित है। इसकी कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द मैन हू सुसाइड, वो व्यक्ति जो भगवान पर मुकदमा किया, के समान है। यह उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित है। फिल्म में निर्णायक भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार और परेश रावल भी हैं। हेलो दोस्तों, हर कोई भगवान को पूजता है और आप भी पूजते होंगे, लेकिन क्या कभी आपका किसी सच्चे नास्तिक से पाला पड़ा है? जो लोग आपने आप को नास्तिक समझते हैं, दरअसल वे भी कहीं ना कहीं भगवान का डर मन में लिए रहते हैं। लेकिन हम आज आपको एक सच्चे नास्तिक से मिलवाएंगे। आप समझ ही गए होंगे हम परेश रावल की फिल्म ओ माई गॉड की बात कर रहे हैं। फिल्म के बारे में काफ़ी चर्चा थी कि ये भगवान विरोधी है। ये कॉमेडी फिल्म है, इसमें भगवान मॉडर्न है और भी ना जाने क्या क्या बातचीत की गई थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर ओ माई गॉड है किस मर्ज की दवा। कहानी: कांजी लालाजी मेहता यानी परेश रावल नास्तिक इंसान है, लेकिन वह चोर बाजार में मूर्तियाँ बेचने का काम सालों से कर रहा है। कांजी को भगवान के किसी काम से कोई दिलचस्पी नहीं है। एक भूकंप के कारण उसकी पूरी दुकान टूट जाती है और सारी मूर्तियां उस मलबे में दब जाती हैं। गॉड ऑफ एक्ट के तहत उसे कोई मुआवजा नहीं मिलता है। कांजी को कोई रास्ता नहीं सोचता तो वह अपने नुकसान के लिए गॉड के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करता है। कांजी लाल को उसका मुआवजा मिला या नहीं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, लेकिन कोर्ट में कांजी की दलीलों और धर्मगुरुओं की सच्चाई को फिल्म की कहानी में बेहतरीन तरीके से पिरोया गया है। अभिनय: परेश रावल का अभिनय काबिल तारीफ है। परेश रावल ने साबित कर दिया है कि वह किसी भी रोल को संजीदगी से निभा सकते हैं। अक्षय कुमार कैमियो रोल में दिखाई पड़े, लेकिन एक मॉडर्न भगवान के अवतार में अपने स्टंट दिखाने से बाज नहीं आए। मिथुन चक्रवर्ती ने एक मठाधीश की भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। मिथुन दा की अदाएं लोगों का काफी मनोरंजन करेंगी। महेश मांजरेकर की सिग्नेचर लाइन आपको याद रह सकती है, रिलैक्स रिलैक्स। निर्देशन: फिल्म एक गुजराती नाटक पर आधारित है, लेकिन निर्देशक उमेश शुक्ला ने फिल्म में नाटक के तत्व हावी नहीं होने दिए। फिल्म अपनी थीम पर शुरू से आखिर तक टिकी रही। हालांकि फिल्म के फर्स्ट हाफ से ज़्यादा सेकंड हाफ मज़ेदार, दिलचस्प और बांधे रखने वाला है। फिल्म बीच बीच में कॉमेडी का पुट भी लिए हुए है जो दर्शकों को हंसाता भी है। फिल्म में कुछ छोटी मोटी कमियां जैसे भगवान का सबको एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई देना, मीडिया के विज्ञापनों को बार बार बिना वजह दिखाना भी नजर आती है, लेकिन कुल मिलाकर उमेश आपको बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। संगीत: सोनाक्षी सिन्हा का आइटम नंबर गो 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 गोविंदा फिल्म में सटीक बैठता है। इसके अलावा भी संगीत का फिल्म की कहानी से अच्छा तालमेल है और वह बोर नहीं करता। क्यों देखें? कांजी लालाजी मेहता की भगवान के खिलाफ दिलचस्प दलीलें, धर्मगुरुओं और मठाधीशों से कोर्ट की चलने वाली बहस के बीच एक लॉजिक मैसेज के लिए यह आप फिल्म देख सकते हैं। यह एक अच्छी और पारिवारिक फिल्म है, क्यों ना देखें। यदि आपको ग्लैमरस या फिर एक्शन से भरपूर फिल्में पसंद है और सीधी सादी कॉमेडी ना पसंद है तो यह आपके लिए नहीं है। एक्स्ट्रा स्टार: कलर्स चैनल के लिए कई सालों तक काम करने वाले अश्विनी यार्डे यानी फिल्म के सहयोगी निर्माता हैं। फिल्म ओ माई गॉड की शूटिंग के बाद धर्म और ईश्वर के प्रति अक्षय की सोच पूरी तरह बदल गई थी। ओ माई गॉड में अक्षय ने भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई है। हालांकि फिल्म में मुरली बजाने वाले या चक्र धारण करने वाले कृष्ण नहीं बने हैं, बल्कि उनमें किसी वेशभूषा का एक आम इंसान
बल्कि इनमें उनकी वेशभूषा एक आम इंसान की तरह ही है। यह फिल्म परेश रावल अभिनीत एक गुजराती नाटक पर आधारित है, यानी फिल्म की कहानी गुजराती नाटक कांजी विरुद्ध कांजी पर बेस्ड है। इसे कृष्ण वर्सेस कन्हैया से भी इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। हालांकि फिल्म नाटक पर बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म के फिल्मांकन के लिए कुछ जरूरी परिवर्तन इस नाटक की स्क्रिप्ट में दिए गए हैं। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने अपने आप को मांसाहार से दूर कर लिया था और वे शाकाहारी बन गए थे। इस फिल्म में परेश रावल पहली बार अक्षय कुमार के साथ फिल्म के निर्माता बने हैं। रजनीकांत ओ माय गॉड के तमिल वर्जन में भगवान की भूमिका निभाएंगे। साउथ के फिल्मकार कृष्ण प्रकाश ने अक्षय की फिल्म का रीमेक बनाने का फैसला किया है। फिल्म में लीड रोल रजनीकांत के दामाद धनुष निभाएंगे। फिल्म की रिलीज के दौरान कोई बवाल न हो, इसलिए इस फिल्म की स्क्रीनिंग देश भर के धर्मगुरुओं और अलग धर्मों को मानने वाले गुरुओं के लिए कराई गई। ओ माय गॉड पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए लखनऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रमोद पांडे ने याचिका दायर की थी, जिसमें फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उनका मानना था कि फिल्म में अभिनेता परेश रावल को गंगा जल में शराब मिलाते दिखाया गया था। ऐसे में उन्होंने अक्षय कुमार, परेश रावल और निर्देशक उमेश शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी इंतखाब आलम ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट की मांग की थी। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को हुई थी। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा प्रभुदेवा के साथ ओ माय गॉड में एक स्पेशल आइटम नंबर थिरकते दिखाई दी थी। फिल्म में सलमान की आवाज़ का इस्तेमाल सिर्फ प्रोमो के लिए किया गया था। इस फिल्म को रिलीज से पहले ही फिल्म का सीक्वल बनाने का प्लान हो चुका था। परेश रावल के मुताबिक इस बार वो खुद का फिल्म निर्माण किए थे। फिल्म के सितारे परेश रावल, अक्षय कुमार एक बार फिर रूप पहले पर्दे पर नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की केमिस्ट्री हमेशा से पर्दे पर पसंद की जा रही है। सितारे कहते हैं ओ माय गॉड में भी परेश और अक्षय दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। अंक ज्योतिष के अनुसार परेश का मूल्यांकन 3 है और अक्षय का 9 मूल्यांक है। इन दोनों मूल्यांक वाले के बीच अच्छी दोस्ती होती है। यही वजह है दोनों ने मिलकर साझेदारी में फिल्म बनाने का फैसला किया। इन दोनों स्टार्स का भयांक 5 है, जो इस वर्ष के हिसाब से इनके लिए लकी था। ओ माय गॉड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संतोषजनक रहा था। ओ माय गॉड यानी OMG 2012 की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। एक गुजराती मंच नाटक कांजी विरुद्ध कांजी पर आधारित है। इसकी कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द मैन हू शूड गॉड यानी वो व्यक्ति जिसने भगवान पर मुकदमा किया है के समान है। यह उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित है। फिल्म में निर्णायक भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार और परेश रावल भी हैं। 20 करोड़ के बजट पर इसे बनाया गया है। 28 सितंबर 2012 को रिलीज होने के बाद फिल्म को आलोचकों से काफ़ी प्रशंसा मिली और इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म घोषित किया गया था। तेलुगु में बने फिल्म के रीमेक में मुख्य भूमिका में गोपाल, बैक्सेंट और पवन कल्याण आदि हैं। यह मूवी 20 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इसकी कुल कमाई 105 करोड़ हुई थी। कहानी कांजी लालाजी मेहता यानी परेश रावल एक मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं जो नई मूर्तियों को पुरानी मूर्ति कहकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। वह भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और अपने बेटे द्वारा दही हांडी के समय उस वक्त कार्यक्रम को रुकवा देते हैं, जिस कारण सिद्धेश्वर महाराज उसे श्राप दे देते हैं। उस दिन भूकंप में केवल उसी के दुकान को नुकसान होता है। अगले दिन वह अपने दुकान के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कार्यालय जाता है, जहां उसे पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा यानी एक्ट ऑफ गॉड नामक नियम के अनुसार उसे कोई भी नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी। इस कारण कांजीलाल कंपनी पर प्रकरण यानी केस दर्ज करने के लिए हनीफ कुरैशी यानी ओमपुरी के पास जाता है। वह उसे बताता है कि कंपनी के खिलाफ पहले से ही कई लोगों ने प्रकरण दर्ज कर रखे हैं, लेकिन किसी को भी न्याय नहीं मिला। इसके बाद कांजी कंपनी के साथ साथ सिद्धेश्वर महाराज यानी गोविंदा नंदोऊ, गोपी मैया और लीलाधर स्वामी यानी मिथुन चक्रवर्ती आदि पर भी प्रकरण के नाम दर्ज कराता है। यह प्रकरण न्यायालय में जाता है और दूसरे पक्ष का वकील यानी महेश मांजरेकर इस प्रकरण को बंद करने के लिए कहता है। यह भी कहता है बीमा कंपनी ने साफ साफ पहले ही नियम में लिखा है कि किसी भी प्रकृति आपदा यानी एक्ट ऑफ गॉड में हुए किसी भी नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी। इसके बाद कांजी स्वयं ही अपना पक्ष रखता है और अपनी बात कहता है। इसके बाद अदालत उस प्रकरण को ले लेती है और उसके बाद यह प्रकरण शुरू होता है। इसके बाद कांजी पर हमला भी होता है और कृष्ण वसुदेव यादव यानी अक्षय कुमार उसे बचा लेते हैं। इसके बाद कांजी की पत्नी और बच्चे के घर में रहते समय हमला होता है। जब कांजी अपने घर आता है तो वह उसे भी दूसरी जगह जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कांजी वही रहता है और उसके बाद उसके घर कृष्ण वसुदेव यादव आते हैं। वह कांजी के घर को बैंक के द्वारा खरीद लेते हैं और कांजी को भी उस घर में रहने के लिए सहमति दे देते हैं।
इस प्रकरण पर समाचार आदि में बहस होती रहती है और कांजी व कृष्ण तब टीवी देखते रहते हैं तो कृष्ण उसे सार्वजनिक रूप से अपने विचार लोगों को बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद 100 से अधिक लोग साथ में प्रकरण दर्ज करने आ जाते हैं। जिस दिन लोगों को बीमा कंपनी ने इस प्रकरण का धोखा दिया था, लेकिन कांजी के पास कोई सबूत नहीं था कि यह एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ था। तभी कृष्ण उसे बताते हैं कि वह भगवत गीता, कुरान और बाइबल को पढ़े। इसके बाद अगले दिन वह कई बिंदुओं में यह बात न्यायालय में रखता है। तभी उसकी सेहत खराब हो जाती है और वह गिर जाता है। इसके बाद अस्पताल में उसकी नींद खुलती है और वह कृष्ण को देखता है और तभी कृष्ण उसे बताता है कि वह महीनों से कोमा में पड़ा है। इसी बीच कुछ चूक हो जाती है। इस बीच बहुत कुछ हो चुका है। न्यायालय ने यह प्रकरण उसके पक्ष में सुनाया और सभी को उनका पैसा मिल गया। साथ ही लीलाधर, गोपी और सिद्धेश्वर ने उसे भगवान बना दिया और एक मंदिर भी बनाया है। इसके बाद वह अपने मंदिर के निर्माण को रोकने जाता है। उसके बाद कांजी अपनी मूर्ति तोड़ देता है। इसके बाद वह कृष्ण के पास जाता है तो वह देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तभी उसे कृष्ण के गाड़ी की चाबी मिलती है और कांजी उसे उठाता है और अपने पास रखता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम अभी जो कर रहे हो वही है जिसका तुम अभी तक विरोध कर रहे थे। उसके बाद वह उस चाबी को आसमान में फेंक देता है और वह चाबी अदृश्य हो जाती है। संगीत। ओ माई गॉड का संगीत निर्देशन व निर्माण हिमेश रेशमिया, सचिन जिगर और मीत ब्रोस अंजान के द्वारा दिया गया है, जबकि संगीत शब्बीर अहमद, कुमार स्वानंद किरकिरे और सुब्रत सिन्हा ने लिखा है। गीतों को हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल, कैलाश खेर, बेनी दयाल, एस किंग, सूरज जगन, कीर्ति सकनिया, जुबीन गर्ग, मीत ब्रोस अंजान, आर्या आचार्य, मोहम्मद इरफान, अमन त्रिघा और परास नाथ ने गाया है। सभी गीत शब्बीर अहमद, कुमार आनंद किरकिरे और सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखे गए हैं। इसमें पहला सॉन्ग था डोंट वरी, जिसे गाया था हिमेश रेशमिया, बेनी दयाल और आर्या आचार्य ने। दूसरा सॉन्ग था मेरे निशान, जिसे गाया था कैलाश खेर, मीत ब्रोस अंजान ने। तीसरा सॉन्ग था तू ही तू, जिसे गाया था मोहम्मद इरफान अली ने। चौथा सॉन्ग था गो गो गोविंदा, जिसे गाया था मीका सिंह, श्रेया घोषाल ने। पांचवा सॉन्ग था हरी बोल, जिसे गाया था कीर्ति सगातिया ने। छठा सॉन्ग था तू ही तू, जो कि रिप्राइज में था, जिसे गाया था सूरज जगन ने। सातवां सॉन्ग था ओ माई गॉड, जो कि साउंड ट्रैक में था, जिसे गाया था सुबेन गर्ग ने। आठवां सॉन्ग था तू ही तू, जिसे गाया था अस्किंग ने। नवा सॉन्ग था गो गो गोविंदा, जो कि रिप्राइज में था, जिसे गाया था अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल ने। 10वां सॉन्ग था डोंट वरी, ये रिमिक्स में था, जिसे हिमेश रेशमिया, बेनी दयाल और आर्यन आचार्य ने गाया था। 11वां सॉन्ग था तू ही तू, यह भी रिमिक्स में था, जिसे मोहम्मद इरफान अली ने गाया था। 12वां सॉन्ग था कृष्णा थीम, जो कि बांसुरी में था, यानी बांसुरी की आवाज़ में, जिसे परास नाथ ने बजाया था। निर्माण। फिल्म के निर्माता अक्षय कुमार ने 2012 में फिल्म की घोषणा की। जब फिल्म के प्रोमो जारी किए गए तो लोगों ने अभिनेता सलमान खान की आवाज़ सुनी और कहा कि वह फिल्म में एक भूमिका निभा रहे हैं या कथावाचक यानी नरेटर की भूमिका में है। बाद में निर्देशक उमेश शुक्ला ने बताया कि सलमान की आवाज़ का ही फिल्म के प्रोमो में इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्देशक ने INS को बताया कि वह सलमान फिल्म में किसी भी भूमिका में नहीं है, उनकी केवल आवाज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फिल्म एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है और हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो दर्शकों के साथ न्याय कर सके। बाद में इस बात की पुष्टि की गई कि अक्षय के करीबी दोस्त परेश रावल, जो किशन बनाम कन्हैया नामक मूल नाटक किशन में दिखे थे, फिल्म में अक्षय के साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान से भी एक सहायक भूमिका निभाने की उम्मीद की गई थी, लेकिन बाद में शाहरुख ने इस परियोजना से बाहर का विकल्प चुना और इस भूमिका को मिथुन चक्रवर्ती द्वारा ले लिया गया। सूचना के अनुसार फिल्मांकन जनवरी 2012 से शुरू हो गया था। इसके अलावा इससे पहले कुमार की फिल्म राउडी राठौर का निर्देशन कर चुके निर्देशक प्रभुदेवा इस फिल्म में सोनाक्षी के साथ एक आइटम नंबर प्रदर्शित किया था। रिपोर्टर के अनुसार इस फिल्म में अक्षय कुमार $1 मिलियन की डिजाइनर मोटरसाइकिल चलाते दिखाई दिए थे। ओ माई गॉड 28 सितंबर 2012 को दुनिया भर में रिलीज की गई थी। इसको सिनेमाघरों में रिलीज करने के पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने U प्रमाण पत्र दिया था। समालोचना। अपनी रिलीज के बाद से ओ माई गॉड को आलोचकों की काफ़ी प्रशंसा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा ओ माई गॉड एक बड़े पैमाने पर सफल नाटक का एक सोचने पर मजबूर करने वाला रूपांतरण है। फिल्म एक संवेदनशील और अछूता विषय को छूती है। इससे अधिवक्ताओं और शत्रुओं का अपना हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन फिल्म का सामाजिक संदेश इसे एक बार देखने के कारणों में से एक है। रेडियो की सुकन्या वर्मा ने इसे 5 में से 4 रेटिंग दी और कहा धर्म दुरुपयोग व व्यवसायीकरण
की ओर ध्यान खींचती है। यह व्यंग कहानी और कल्पना का एक बहादुर और अवशेषित मिश्रण है। इंडिपेंडेंट बॉलीवुड के फैसल सेफ ने इसका 5 में से 4 मूल्यांकन किया और कहा, देखने अवश्य जाएं, फिल्म को निडर प्रदर्शन के साथ निडर अवधारणा के लिए देखें। बॉक्स ऑफिस। फिल्म की ओपनिंग थोड़ी धीमी रही, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन पर अच्छी वृद्धि देखी गई। अपने पहले सप्ताहांत में 30 मिलियन धीमी शुरुआत के साथ यह फिल्म सकल संग्रह करने में कामयाब रही। अपने पहले सप्ताह में 357 मिलियन, अपने दूसरे सप्ताह में $4.53 और तीसरे सप्ताह में 22 मिलियन, 3 सप्ताह में 725 मिलियन के आसपास एकत्र किए। फिल्म ने चौथे सप्ताह तक कुल 782 मिलियन बनाने के लिए 62.4 मिलियन $US और अर्जित किए। विदेश में ओ माई गॉड ने 10 दिन में अमेरिका में 2.5 मिलियन की कमाई करी। 17 दिन के अंत में ओ माई गॉड की कमाई 104 मिलियन $, थी। विवाद। फिल्म में प्रमुख हिंदू देवी देवताओं और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के चित्रण पर बहुत विवाद उत्पन्न हुआ था। जालंधर राज्य महिला कांग्रेस की उपराष्ट्रपति निमिषा मेहता ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए प्रमुख अभिनेताओं परेश रावल, अक्षय कुमार और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। नोटिस में आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों को हटाने के लिए उनसे पूछा गया। अक्षय कुमार को इस घटना के बाद पुलिस द्वारा सुरक्षा दी गई। फिल्म पर संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिबंध लगा दिया गया था। वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के विक्रम मल्होत्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, हमें अभी तक कोई एक आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन हमसे जो कहा गया है वह है कि फिल्म की सामग्री बहुत संवेदनशील है। फिल्म 2001 में रिलीज भगवान पर मुकदमा दायर करने वाला आदमी द मैन हू स्वेट गॉड नामक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म की रीमेक है। 12 जुलाई 2014 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय मणिकराव, खनबिलकर और आलोक आराध्य की बेंच के तहत अक्षय कुमार और परेश रावल को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नोटिस जारी किया गया। अवार्ड्स। फिल्म को अनुसंधान, दस्तावेजीकरण व सामाजिक विज्ञान संस्था द्वारा दूसरे IRDS हिंदी फिल्म पुरस्कारों के दौरान सामाजिक चिंता पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म ने 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए पुरस्कार जीता था। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड का सीक्वल बनाना चाहते थे। अक्षय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गॉड के प्रमोशन में बिजी थे। उन्होंने बताया था कि अपनी सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड का पार्ट 2 काफी समय से प्लान कर रहे हैं। अक्षय ने बताया कि ओ माई गॉड 2 के लिए वह अब तक 4 कहानियां सुन चुके हैं, लेकिन कोई भी कहानी उन्हें अब तक पसंद नहीं आई है। इसके अलावा अक्षय कुमार राउडी राठौर 2 बनाने के लिए भी बेहद बेचैन थे, लेकिन सही कहानी न मिलने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही थी। अक्षय ने कहा, मैं कब से कोशिश कर रहा हूं कि ओ माई गॉड का दूसरा भाग बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा है। कोई अच्छी स्क्रिप्ट ही नहीं मिल रही है। ओ माई गॉड 2 बनाने के लिए अब तक 4 स्क्रिप्ट सुना चुका हूँ। ओ माई गॉड 2 बनाने के लिए अब तक 4 स्क्रिप्ट सुन चुका हूँ, लेकिन अब तक कोई कहानी नहीं जमी है। जैसे ही कोई अच्छी कहानी मिलेगी मैं ओ माई गॉड 2 बनाऊंगा। ऐसे ही राउडी राठौर पार्ट 2 के लिए भी 3 स्टोरी सुन चुका हूँ, लेकिन कोई सही नहीं लग रही है। जब तक कहानी सही तरह से पहले भाग के साथ रिलेट नहीं करेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। आसान नहीं होता है कमर्शियल फिल्म बनाना। बता दें कि इस फिल्म को लेकर विवाद भी हुए थे। हेलो दोस्तों, अगर आप वीर मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं आइए जानते हैं। दोस्तों, जो कंपनियां इस मूवी की मालिक होती हैं वह इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही हैं? क्योंकि ये भाई वीर मूवी हिट मूवी थी, इसीलिए वह जो अपनी साइड पर इसे अब भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं और लोग इसे पैसे देकर देख भी रहे हैं, तो उनके पास अब भी इसका रेवेन्यू लाखों में आ रहा है। तो जब तक उनके पास पैसा आएगा तब तक भाई वो फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। अब कोई भी हो जिसके पास पैसा आएगा तो फ्री में थोड़ी ना कोई चीज़ देगा। यही कारण है जब लोग इसे पैसे देकर देखना बंद कर देंगे तब वो लोग ऑटोमेटिक इसे यूट्यूब पर फ्री में अपलोड कर देंगे। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी जो आपको जरूर सुननी चाहिए। बहुत सारे रोचक तथ्य भी बताऊंगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इन फैक्ट्स को भी जरूर सुन लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीर 2010 की एक इतिहास निर्धारित काल्पनिक फिल्म है जिसके डायरेक्टर अनिल शर्मा हैं। इसके मुख्य नायक नायिका सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती, सोहेल खान, जैकी श्रॉफ और जरीन खान हैं। इस फिल्म के लेखक स्वयं सलमान खान ही हैं तथा इसके सेट सन 1825 के ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्थान में हुए पिंडारी हमलों का बनाया गया है। यह फिल्म 22 जनवरी 2010 को रिलीज हुई थी।
तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जानते हैं। वीर प्रताप सिंह बड़े ही प्रतापी पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह का बेटा था, जो देश को आज़ादी दिलाने हेतु युद्धों से बड़ा प्रचलित था। उसने अपने पिता के शासन को कायम रखने हेतु माधवगढ़ नामक राज्य के शासन का भार उठाया। वहां का राजा ज्ञानेंद्र सिंह अंग्रेजों से मिला था। वीर को उसके भाई पुण्य सिंह से पूरी सहायता प्राप्त थी। वीर की प्रारंभिक शिक्षा तो राजस्थान के पिंडारी कबीले में ही हुई। इसके बाद वह उच्च शिक्षा हेतु विदेश गया, जहां एक रास्ते पर उसकी भेंट राजकुमारी यशोधरा से हुई। पहली नज़र में ही दोनों को प्रेम हो गया। पढ़ाई के बाद वह जब गांव आया तब पता चला कि यशोधरा ज्ञानेंद्र की बेटी तथा माधवगढ़ की राजकुमारी है। वह अपने पिता से राजा को मारने के बाद को मानकर भेष बदलकर राजा का शुभचिंतक बन जाता है। राजकुमारी के स्वयंवर में राजकुमारी अनजाने में वीर को वीर कहकर संबोधित करती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वह पिंडारी है। वह भरे स्वयंवर में राजकुमारी यशोधरा से विवाह कर लेता है। इस दोनों के कुछ समय एकांतवास के बाद पिंडारी माधवगढ़ के किले पर धावा बोलते हैं। वीर का कहना था कि अंग्रेजों ने मुझसे कहा कि वे चले जाएंगे, अतः बात आसानी से सुलझ जाती, तो फिर खून खराबे की आवश्यकता ही क्या। पर उसके पिता ने पहले ही राजा को मारने की कसम खाई थी, अतः रणभूमि में पिता पुत्र में योद्धा हुआ। इसी बीच राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने पिंडारियों पर तोपों से हमला करना चाहा, परंतु पिंडारी सेना पहुंच के बाहर थी, अतः उसने एक गोली चलाई जो सीधे वीर के सीने पर लगी। जब भगदड़ मचा तब राजा ने तोप चलाना चाहा, परंतु उसके राजपूत साथी सत्य का साथ देने लगे और गोली लगने के बाद भी वीर सेना के साथ किले में घुस गया तथा कुछ समय में ही संपूर्ण अंग्रेजी सेना को समाप्त कर राजा को भी मार दिया। अंत में अपने मृत्यु से पूर्व उसने किले में पिंडारी झंडा लहराया और फिर आऊंगा कहकर अपनी पत्नी यशोधरा, पिता तथा भाई के सामने दम तोड़ दिया। उस समय यशोधरा एकांतवास के फलस्वरूप गर्भवती थी। कुछ समय बाद उसने अपनी पत्नी के पेट से जन्म लिया। उसने कहा दद्दा, वह अपने पिता को दद्दा बोलता था। कहा थाना कि आऊँगा। उसके बाद बात तो आज से सब समझ गए कि वह वीर ही है। इस प्रकार सलमान खान की स्वप्न कथा का फिल्मीकरण हुआ था। अब हम चलिए कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो सलमान खान इसमें वीर प्रताप सिंह का रोल निभा रहे थे। जरीन खान इसमें राजकुमारी यशोधरा का रोल निभा रही थी। मिथुन चक्रवर्ती पृथ्वी सिंह का रोल निभा रहे थे और सोहेल खान पुण्य सिंह का रोल निभा रहे थे। जैकी श्रॉफ राजा ज्ञानेंद्र सिंह का रोल निभा रहे थे और लिसा लसारस एंजुला प्रसर का रोल निभा रही थी। वीर पिंडारी सैनिकों की बहादुरी से भरे कारनामों की कहानी है। यह एक स्वतंत्रता सेनानी की भी कहानी है, जिसने न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। वीर प्यार, दृढ़ संकल्प और वीरता के बारे में है। बहादुरी से भरा यह पीरियड ड्रामा हर उस भारतीय की कहानी है जो न्याय और स्वतंत्रता के लिए हिम्मत और बहादुरी से लड़ा था। यह कहानी है वीर की, जिसने अपनी मातृभूमि की तरफ से लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसका एक और उद्देश्य था माधवगढ़ के राजा से अपने पिता का बदला लेना। उस राजा ने ब्रिटिश से मिलकर पिंडारियों को ठगा था। कहानी में रोचक मोड़ तब आता है जब वीर माधवगढ़ की राजकुमारी को अपना दिल दे बैठता है। प्यार और कर्तव्य में से वीर किसे चुनेगा? क्या वह अपने पिता का बदला ले पाएगा? यही इस मूवी में दिखाया गया है। में बनने वाली वर्तमान फिल्मों में से वह हीरो गायब हो गया जो लार्जर देन लाइफ हुआ करता था, जिसका शरीर फौलाद का और दिल सोने का हुआ करता था, जो अपनी बात का पक्का हुआ करता था, अपना हर वादा निभाता था, कमजोर पर अपनी ताकत का जोर नहीं दिखाता था। उसके कुछ सिद्धांत हुआ करते थे, लोग जिसे पूछते थे। उस हीरो को निर्देशन अनिल शर्मा वीर में वापस लाए हैं। अनिल शर्मा को लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाना पसंद है। धर्मेंद्र, हुकूमत और सनी देओल गदर के साथ सफल फिल्म वे दे चुके हैं। इस बार वे सलमान खान के साथ हैं। इस तरह की फिल्में सुपरस्टार के साथ ही बनाई जा सकती हैं, तभी विश्वसनीयता पैदा होती है और दर्शक आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं कि उनका हीरो कुछ भी कर सकता है। इस फिल्म की कहानी सलमान खान ने लिखी है और वो भी लगभग 20 बरस पहले। फिल्मों में आने के पहले धर्मवीर, राज तिलक, मर्द जैसी मसाला फिल्मों उन्होंने देखी होगी, जिनमें नायक सर्वसर्वा होता था। शायद सलमान खान पर भी इस तरह की फिल्मों का असर हुआ और उनकी लिखी वीर में इस फिल्मों की झलक मिलती है। कहानी पिंडारी नामक समूह की है, जिनके साथ माधवगढ़ का राजा जैकी श्रॉफ अंग्रेजों के साथ मिलकर धोखा करता है।
अपने पिता के अपमान का बदला वीर सलमान खान लेना चाहता है। अंग्रेजों के छल कपट सीखने के लिए वह लंदन पढ़ने भी जाता है, लेकिन इसी बीच उसे माधवगढ़ की राजकुमारी यशोधरा जरीन खान से प्यार हो जाता है। एक तरफ प्यार और दूसरी ओर कर्तव्य। वीर और यशोधरा दोनों इस दुनिया में फंस जाते हैं। वे इस प्रतिष्ठित से बाहर निकलते हैं। ये फिल्म का सार है। अनिल शर्मा ने इस फिल्म का निर्माण पूरी तरह सलमान खान के प्रशंसकों को ध्यान में रखकर किया है। सल्लू के प्रशंसक के बीच जो उनकी इमेज है उसी को ध्यान में रखकर सीन गढ़े गए हैं। हर दृश्य इस तरह लिखे और फिल्माए गए हैं ताकि सलमान बहादुरी, नेक दिल और बलवान, निडर, देशभक्त और स्वाभिमानी लगे। सलमान के मुंह से जहां पकड़ूंगा 5 शेर मांस निकाल लूंगा, और जब राजपूतों का खून उबलता है तो उसकी आंच से गोरी चमड़ी सुलझ जाती है, जैसे संवाद बुलाए गए हैं ताकि उन्हें पसंद करने वाले तालियां पीटते रहें। रेल में खजाना लूटने वाला दृश्य, लंदन के स्कूल में टीचर और सलमान वाला दृश्य, सलमान और मिथुन के बीच तलवारबाजी वाले दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। निर्देशक अनिल शर्मा ने मनोरंजक तत्व और सलमान पर अपना सारा ध्यान दिया है ताकि दर्शक स्क्रिप्ट की कमियों पर ध्यान नहीं दे या उसकी उपेक्षा कर दे, और इसमें उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी भी पाई है। वीर और यशोधरा के रोमांस को भी अच्छा फिल्माया गया है। इंटरवल तक फिल्म मनोरंजक है, लेकिन दूसरे भाग में यह कमज़ोर पड़ गई है क्योंकि इसे ज़रूरत से ज़्यादा खींचा गया है। स्क्रिप्ट में कई खामियां भी हैं। लंदन में यशोधरा के भाई भी हत्या कर वीर का बड़ी आसानी से भारत आना जाना, यशोधरा से भारत में मुलाकात के बाद संयोग से वीर का उसी कॉलेज में एडमिशन लेना जहाँ यशोधरा पढ़ती है, और वीर का माधवगढ़ में जाकर यशोधरा से संबंध बनाना जैसे प्रसंग अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखे गए हैं। सलमान खान ने अपना काम बखूबी किया है और एक प्रकार से यह उनका हिस्सा है। पूरी फिल्म में उनका दबदबा है। गुस्से को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह व्यक्त किया है। जरीन खान राजकुमारी की तरह दिखाई दी, लेकिन उनका अभिनय औसत रहा। चेहरे के जरिए भाव को व्यक्त करना उन्हें सीखना होगा। मिथुन चक्रवर्ती को लंबे समय बाद अच्छा रोल मिला और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। सोहेल खान ने हंसाने की नाकाम कोशिश की। पूर्व राजकुमार भी फिल्म में नजर आए। साजिद वाजिद ने कुछ अच्छी धुनें बनाई हैं। सुरीली आंखियों वाली मेहरबानियाँ और सलाम आया अच्छे बन पड़े हैं। गुलजार ने उम्दा बोल लिखे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक उम्दा है। गोपाल शाह का फिल्मांकन फिल्म को भव्यता प्रदान करता है। टीनी वर्मा के एक्शन सीन ठीक हैं। वीर पुराने दौर की मसाला फिल्मों की तरह हैं, और यदि आप सलमान के प्रशंसक हैं तो इसे पसंद करेंगे। सलमान खान को एक एक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर के रूप में तो अक्सर देखा जाता है, मगर फिल्म निर्माण का एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है जो सलमान के दिल के बेहद करीब है। यह डिपार्टमेंट राइटिंग है। हिंदी सिनेमा के वेटरन राइटर सलीम खान के बेटे सलमान फिल्म लेखन में भी हाथ आजमाते रहे हैं। यह बात अलग है कि इसमें उन्हें उनकी सफलता नहीं मिली जितनी बतौर एक्टर। 22 जनवरी 2010 को ऐसा ही एक फिल्म आई थी जिसका नाम था वीर। इस फिल्म की कहानी सलमान खान की थी, जबकि शैलेश वर्मा और शक्तिमान तलवान ने स्क्रीन प्ले लिखा था। निर्देशन अनिल शर्मा का था। वीर ब्रिटिश हुकूमत के दौरान की कहानी थी जिसमें सलमान ने पिंडारी समुदाय के राजकुमार वीर का रोल निभाया था। मिथुन चक्रवर्ती सलमान के पिता के रोल में थे। सोहेल खान उनके भाई के किरदार में नजर आए थे। जैकी श्रॉफ ने फिल्म में नेगेटिव रोल निभाया था। जरीन खान ने वीर से बतौर फीमेल लीड डेब्यू किया था। इस फिल्म के साथ जरीन खान को भी बॉलीवुड में 10 साल हो गए हैं। उन्होंने इस जर्नी को याद करते हुए एक भावुक नोट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें जरीन ने सलमान खान का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है, इन 10 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि मैं सब सीख गई हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सलमान खान को खास तौर पर धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आपने मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल दी। इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। सलमान की इस महत्वाकांक्षी फिल्म को बड़े जोर शोर से प्रमोट किया गया था, मगर वीर सलमान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में शामिल हुई थी। वैसे यह पहली बार नहीं था जब सलमान ने किसी फिल्म की कहानी लिखी थी। इससे 20 साल पहले 1990 के सलमान के करियर की हिट फिल्म बागी आरिवेल फॉर लव की कहानी के लिए भी उन्हें क्रेडिट दिया गया था। बागी 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी। वीर की सफलता के बाद सलमान खान ने किसी और फिल्म का लेखन नहीं किया।
Indian Hindi language epic action film directed by Anil Sharma and starring Salman Khan, Zareen Khan and Mithun Chakravarti, Jackie Shroff, Sohail Khan and Rishabh Jain. Directed by Anil Sharma and screenplay by Shailesh Verma, Shaktiman Talwar. Veer is a 2010 Hindi Hindi language epic action film directed by Anil Sharma and starring Salman Khan, Zareen Khan, Mithun Chakravarti, Jackie Shroff, Sohail Khan and Rishabh Jain. Talk about the plot of this film. Veer Pratap Singh Salman Khan is the Pindari prince of the son of the great Pindari warrior Prithvi Singh. Mithun Chakravarti, who was the known for his great battle for free India from British rule. Veer wishes to continue the father and legacy, leading a movement of Pindaris against the British in order to free both the Rajasthani kingdom of Madhwar and the rest of India from the great colonial power. Veer requests the help of his younger brother Punya Singh and Sohail Khan is the greater and army. However, Veer finds the opposite from the king of Madhgar and Madhara Singh, Jackie Shroff, who see Veer as the threat to Madhgar and his rule and orders for Veer to be liked. Veer and Punya along with their supports go into hiding within their desert of Rajasthan while Singhs and makes an alliance with the British governor of Rajasthan, James Fresh, saying that Madhwal will support the British in considering the Pindari movement and elements. Now I talk about the production of this film. The story of written by Salman Khan 20 years ago, who distracted is a dream project. At that time, Khan planned to direct the film himself and cast Sanjay Dutt as the main lead role. Veer is also partly based on the Russian novel Trouble and the Nokia Goel. For his role as Veer, Salman Khan went on a special dive and worked out with a personal trainer. For her roles, 19th century Princess Zareen Khan put the 8 kilos of extrovert. Principal photography for Veer begins on the December 2008. Portraits of the film were originally scheduled to be shot at College of Engineering and Agriculture College in Pune, but due to the swine flu outbreak, the locations were moved to Mumbai. Other location shooting took place in the Jaipur and Bikaner. Location shooting the Amber 4 in the Jaipur was also interrupted when survival onlookers were injured and the Rajasthan High Court ordered a halt to filming. A case was filed against Anil Sharma, according to the film crew, and damaging the fort, vaulting a server and conversation law and causing the center's 500-year-old roof of collapse. The crew finishing their shoot after paying $2 million is damages. Rocher and Coastal appearing as the backdrop for a musical sequence named Every Time I Look Into Your Eyes in Shibai Pratt's picture of a house and carrying to Satham Dokard played the setting in many of the moments shot uses the UK dance and sequence will be locations where Veer first meets Yuvraj Yashodhara on 23 January 2010. Author Pawan Chaudhary filed $2 million suit against Khan, Anil Sharma and producer Vijay Kumar and alleged the film borrowed elements for his novel trading of the wisdom. The suit card of half of a film scene. Now talk about the marketing. Talk about the plot of this film. Veer Pratap Singh Salman Khan is the Pindari prince of the son of the great Pindari warrior
Prithvi Singh, Mithun Chakravarti, who was the Nofa, his great battle for free India from British rule, where wishes to continue the father and legacy, leading a movement of Pindaris against the British in order to free both the Rajasthani kingdom of Madhwar and the rest of India from the great colonial power, where requests the help of his younger brother Punya Singh and Sohail Khan is the great ring and army. However, were friends opposite from the king of Madhyaghar and Madhara Singh Chakishraf, who see Veer as the threat to Madhwar, and his rule and orders for Veer to be liked. Veer and Punya, along with their supports, go into hiding within their desert of Rajasthan, while Singhs and makes an alliance with the British governor of Rajasthan, James Fresh, saying that Madhwal will support the British in considering the Pindari movement and elements. Now I talk about the production of this film. The story of written by Salman Khan 20 years ago, who distracted is a dream project. At that time, Khan planned to direct the film himself and cast Sanjay Dutt as the main lead role, which is also partly based on the Russian novel Travel and the Nokia Goel. For his role as Veer, Salman Khan went on a special diet and worked out with a personal trainer. For her roles, 19th century Princess Jan Khan put the 8 kilos of extrovert. Principal photography for Veer begins on the December 2008. Portraits of the film were originally scheduled to be shot at College of Engineering and Agriculture College in Pune, but due to the swine flu outbreak, the locations were moved to Mumbai. Other location shooting took place in the Jaipur and Bikaner. Location shooting with the Ampere Fort in the Jaipur was also interrupted when survival onlookers were injured, and the Rajasthan High Court ordered a halt to filming. A case was filed against Anil Sharma, according to the film crew, and damaging the fort, vaulting a server and conversation law, and causing the centuries 500-year-old roof of collapse. The crew finishing their shoot after paying $2 million is damages. Roger and Coastal appearing as the backdrop for a musical sequence named Every Time I Look Into Your Eyes in Shibai, Pratt's picture of a house and carrying to Satham Dokad believed the setting in many of the moments shot uses the UK dance and sequence will be locations where first meets Yuvraj Yashodhara. On 23 January 2010, author Pawan Chaudhary filed $2 million suit against Khan, Anil Sharma and producer Vijay Kumar and alleged the film borrowed elements for his novel trading of the wisdom the should cut off half of a film scene. Now I talk about the marketing. दिया और तूफान मूवी में गजेंद्र सिंह एक बहुत अमीर ठेकेदार है जो अपने साथी मदन लाल के साथ भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निर्माण सामग्री को काला बाजार में बेचता है, उन्हें घटिया लोगों के लिए बदल देता है।
एक सिविल इंजीनियर को जब यह पता चलता है तो उसकी मुलाकात करने के बाद गजेंद्र उसकी हत्या करवा देता है, जबकि डॉक्टर विजय 2 श्रमिकों का इलाज करने में असमर्थ हैं। उन्हें खुद को सूचित करने वाला एक पत्र मिलता है कि उनके दोस्त अमर एक स्वर्ण पदक विजेता इंजीनियर कुटिल ठेकेदारों के प्रतिष्ठापन इंजीनियर है। अमर अपने पूर्ववर्तियों की तरह बहुत ईमानदार है और अपने आकाओं के कहने पर वह नहीं करेगा। अमर को रिश्वत देने के प्रयास के बाद ठेकेदारों को पीटा जाता है और अमर उन्हें बेनकाब करने की धमकी देता है। गजेंद्र का बेटा जोगिंदर एक बदमाश है जो अमर की होने वाली पत्नी आशा पर अपनी नजरें गड़ाए रखता है। अपनी शादी की रात गजेंद्र, मदनलाल और जोगिंदर सभी अमर को चाकू मार देते हैं और आशा को जब पता चलता है तो वह पागल हो जाती है। एक राम मंदिर की एक उन्मादी यात्रा के दौरान वह फिसल जाती है और पत्थर की सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे मस्तिष्क अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके बाद विजय अमर के मस्तिष्क को आशा के शरीर में प्रत्यारोपित करता है और आशा अंततः एक एक करके तीनों को मार देती है। इससे पहले कि वह गजेंद्र को फांसी दे, उसे पुलिस ने गोली मार दी और मरणासन एकांत में दावा किया कि वह अमर के साथ अनंत तक रहेगी। इसमें मिथुन चक्रवर्ती ने अमर का रोल निभाया है और मधु ने आशा का रोल निभाया है। सुरेश ओबेरॉय ने डॉक्टर विजय मेहरा का रोल निभाया है। दिया और तूफान 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्देशन के बपैया ने किया है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, मधु, सुरेश ओबेरॉय, महेश बहल और कादर खान ने अभिनय किया है। यह फिल्म 1979 की कन्नड़ फिल्म सीतारामू की रीमेक है। इसमें म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने और सिनेमेटोग्राफी थी ए वेंकाट की। एडिट की गई थी श्याम मुखर्जी और गोविंद बालवाड़ी के द्वारा। एक प्रोडक्शन कंपनी थी BBM कॉम्बिनेस और रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 1995 को। यह मूवी थी 125 मिनट की, इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 3 करोड़ रुपए। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनका जन्म जून 16, 1952 को हुआ था। ये भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया जो कि 1976 में आई थी से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के ही विख्यात स्टार्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में BSc स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग जानते ही हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। बड़ा पुत्र मेमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नामासी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती भी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ एक रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी की है और बाद में यह संबंध रद्द हो गया। मिथुन ने 1999 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मर गया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों 2 अनजाने जो कि 1976 में आई थी तथा फूल खिले हैं के गुलशन गुलशन जो कि 1977 में आई थी में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइचा के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा जो कि 1989 में आई थी और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्में हम 5 जो कि 1980 में आई थी और वारदात जो कि 1981 में आई थी, जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी, में प्रमुख भूमिका अदा की थी।
अंत में उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई और आज भी यह पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्में मसलन कसम पैदा करने वाले की जो कि 1984 में आई थी और डांस डांस जो कि 1987 में आई थी ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्में मुझे इंसाफ चाहिए जो कि 1983 में आई थी, प्यार झुकता नहीं जो कि 1985 में आई थी, स्वर्ग से सुंदर जो कि 1986 में आई थी, प्यार का